बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our first chapter, which was simple harmonic motion and wave motion. We have completed all the topics from the first chapter, which started from the motion of mass attached to a spring, then the motion of ball in a bowl, then motion of simple pendulum, and then उसके बाद हमने क्या करते गए, हम वेव मोशन को भी हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ वेव्स को डिस्कस किया और एंड पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को भी डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर है इसमें हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा, एमसीक्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपके पास इस वक्त आपकी बुक मौजूद होनी चाहिए जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, और उसके साथ जो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड किए गए हैं वो भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। सबसे पहले हम बुक की तरफ आएंगे। बुक की तरफ अगर आप आएँ तो पेज नंबर 16 को आप ओपन करें तो उसमें आपके पास हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मैं एक एक करके रीड करूंगा और साथ में आपको करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? ऑप्शन ए, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ऑप्शन बी, द मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन। ऑप्शन सी, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड ऑन इट्स एक्सिस। ऑप्शन डी, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। अब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा मोशन जिसमें एक वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है जिसमें जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव साइन आता है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। इस चीज़ को अब मैं और एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में इस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो इसकी राइट ऑप्शन कौन सी बनेगी, जो कि हमने डिस्कस भी किया अपने लेक्चर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन? द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्योंकि इसी में क्या हो रहा है हमारे पास, जैसा कि हमने देखा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जब हम बॉब को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाते थे, उसको डिस्प्लेस करते थे फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस तरह था हमारे पास सिस्टम। यहाँ पर बॉब था हमारे पास, उसको जब हम डिस्प्लेस करते थे ये ओ पोजीशन, और जब ए पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करते थे तो वो वापस किस तरफ जाती थी? अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ। क्यों? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। सो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी और फोर्स की डायरेक्शन उससे क्या थी? ऑपोजिट। और वो रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में क्या थी? mg साइन ऑफ थीटा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 2, if the mass of the bob of a pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum's motion will be। वो कह रहा है कि अगर हम जो बॉब का मैस है, सिंपल पेंडुलम में जो बॉब का मैस हम यूज़ करते हैं उसको इंक्रीज़ कर दें बाय अ फैक्टर ऑफ 3, ठीक है, तो बताएं कि टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको याद होगा कि हमने सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्कस किया था वो था t इज़ इक्वल टू 2 पाई √L ओवर g, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो L है वो क्या थी? लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो कि हम डिस्कस करके आए थे उस टॉपिक में। g क्या थी हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 भी हमारे पास कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। सो ये हमारे पास फार्मूला था टाइम पीरियड निकालने का। अब अगर आप इस फार्मूले को एनालाइज करो तो इस फार्मूले में लेंथ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसमें मैस कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, जिसे हम कैपिटल T से शो करते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस है। यानी कि अगर मैस आप 3 फैक्टर इंक्रीज कर लो, मैस चाहे आप बढ़ा दो, मैस चाहे आप कम कर दो, टाइम पीरियड पे उसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर आप 4 ग्राम का बॉब यूज़ कर रहे हो और अगर आप 10 ग्राम का बॉब यूज़ कर रहे हो, दोनों से टाइम पीरियड की वैल्यू सेम आएगी।
ये एक्सपेरिमेंट जब आप स्कूल वापस आओगे, स्कूल खुलेंगे, तो 9th के जो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि अभी आपने करने हैं, उनमें ये प्रैक्टिकल है कि हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट बॉब्स यूज़ करते हैं डिफरेंट मैसेज के, और फिर टाइम पीरियड पेंडुलम का कैलकुलेट करते हैं, तो वो टाइम पीरियड हमारा क्या आता है, सेम। तो फिर हम वो रिजल्ट एंड पे निकालते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द बॉब। सो इसमें ऑप्शन क्या होगी हमारे पास, ऑप्शन बी इज़ राइट, विच इज़ रिमेन द सेम। Number 3, which of the following devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves? A string, a ripple tank, a helical spring, slinky, a tuning fork. स्ट्रिंग से हम सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था जब वेव मोशन हमने डिस्कस किया था। एक स्ट्रिंग ली थी, उसे एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया था, फिर उसमें हमने मैकेनिकल मोशन करके वेव्स प्रोड्यूस की थी। रिपल टैंक से भी हम ट्रांसवर्स वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि रिपल टैंक की मदद से हमने वाटर वेव्स को प्रोड्यूस किया, जो कि क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ऑप्शन सी, अ हेलिकल स्प्रिंग। अब जब आपने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस किया था, फिर आपने देखा था कि हमने एक स्लिंकी की मदद से, या वो जो उसने लिखा हुआ एक हेलिकल स्प्रिंग, स्लिंकी मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक हेलिकल स्प्रिंग होता है। सो उसकी मदद से हमने वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी टॉपिक डिस्कस किया था और ट्रांसवर्स वेव्स का भी डिस्कस किया था। यानी कि उनकी एग्जांपल्स में अगर आप पेज नंबर 9 पर आओ तो आप देखोगे फिगर 10.8 लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन अ स्लिंकी, यानी कि इसमें भी स्लिंकी से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर अगले पेज पर आओ, पेज नंबर 10 पर, तो फिगर 10.9 ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्लिंकी, यहाँ भी हम स्लिंकी से वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कौन सी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसवर्स। तो एक स्लिंकी ऐसी हमारे पास डिवाइस है जिससे हम दोनों वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 4, वेव्स ट्रांसफ़र। इसका हम टॉपिक भी पढ़ के आए हैं कि वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को बेसिकली ट्रांसफ़र करती हैं। सो 4 ऑप्शंस हैं, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। तो हम टॉपिक में भी पढ़ के आए हैं कि वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। कौन सा ऐसा मेथड है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन चारों में से, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आप चैप्टर नंबर 9 फिज़िक्स में पढ़ कर आए हो कि जो कंडक्शन है और कन्वेक्शन है वो भी बेसिकली क्या है, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। कंडक्शन में क्या होता था कि हम जब सॉलिड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र का जो फिनोमेना था वो कंडक्शन के थ्रू होता था। अगर तो फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफ़र होनी है, एयर में या किसी लिक्विड में, तो वो थ्रू कन्वेक्शन होता था। सो कंडक्शन, कन्वेक्शन, हमारे पास यहाँ कन्वेक्शन नहीं है, हमारे पास यहाँ रेडिएशन है। रेडिएशन भी आपका पता है, ये भी एनर्जी ट्रांसफ़र है। सन से जो हमारे पास रेज़ आ रही हैं अर्थ पर, वो भी बेसिकली एक एनर्जी ट्रांसफ़र है। जो सन से एनर्जी आ रही है हीट एनर्जी की फॉर्म में, वो अर्थ पर पहुंच रही है, वो भी एनर्जी बेसिकली ट्रांसफ़र हो रही है। कंडक्शन में भी जब हम किसी सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में आगे ट्रांसफ़र होती है। आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ऑप्शन सी, वेव मोशन। पिछले MCQs में भी देख लिया कि एनर्जी वेव के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब जब ये तीनों ही एनर्जी ट्रांसफ़र के मैकेनिज़म्स हैं तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन अ वैक्यूम, नेक्स्ट है 6 हमारे पास। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स थी जिनको ट्रैवल करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं था। सो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे एयर प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो, कितने उनके पार्टिकल्स हों, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उन्होंने मूव करना, उन्हें मीडियम पर डिपेंड, वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। सो इसकी वजह से उनकी जो स्पीड है थ्रू आउट द सिस्टम वो भी सेम रहती है। अगर मैं उसकी वैल्यू आपको बताऊं तो ये जो जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हैं वैक्यूम में। और वो वैल्यू है हमारे पास, उसको स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स थ्रू द सेम स्पीड इन द वैक्यूम। सो इसकी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन ए, स्पीड।
नेक्स्ट देखें 7, अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़। ये एक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है जो उसने एमसीक्यूज़ में दिया हुआ है। इसमें अब हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, हमें उसने दी हुई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव्स। हमारे पास कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं 25 वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं, 25 वेव्स आ गई। उसके बाद डिस्टेंस उसने उनका बताया हुआ है, डिस्टेंस क्या है उनका, डिस्टेंस है जी उनका 50 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, हमने वेलोसिटी निकालनी है उस वेव की, ठीक है। अब आप अगर देखो तो जो हमारे पास अगर ये नंबर ऑफ वेव्स हैं तो फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन थी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये थी नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस इन 1 सेकेंड इज़ फ्रीक्वेंसी। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखूं तो वो कुछ इस तरह बनेगा, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या है हमारे पास, टाइम। सो नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो F की वैल्यू आपके पास क्या है 30 हर्ट्ज, ठीक है। वेव्स आपके पास कितनी है 25, टाइम आपके पास अननोन है। जब टाइम अननोन है, टाइम की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे 25 डिवाइडेड बाय 30। सो कैलकुलेटर्स आप अपने जब ये लेक्चर आप सुन रहे हो या देख रहे हो तो आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए। सो 25 को अगर हम 30 पर डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 0.83। टी की वैल्यू क्या है 0.83 सेकेंड्स, ठीक है। अब टाइम हमारे पास आ गया, डिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है। जो उसने हमसे क्या मांगा था, उसने हमसे मांगा था वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू जितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया डिवाइड उसको किससे हम कर देंगे, टाइम से कर देंगे। अब अगर आप ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस में जो वेलोसिटीज़ के आंसर हैं वो सारे सेंटीमीटर पर सेकंड में हैं। जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आप क्या करते हो, आप SI यूनिट्स में लेकर जाते हो। आप क्या करते हो, अगर डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर में आप उसे 100 से डिवाइड करके मीटर में लेकर जाते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना। यहाँ क्यों नहीं करना, क्योंकि आंसर जो ऑप्शंस में उसने दिया है वो सेंटीमीटर में ही मांगा। सो इसलिए हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 50 हमारे पास डिस्टेंस है, उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, जो कि क्या है 0.83। सो 50 डिवाइडेड बाय 0.83, आंसर इज 60.24 यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो अगर आप इसके करीब वाली ऑप्शन देखो तो वो बनती है ऑप्शन बी, विच इज़ राउंड ऑफ होकर या करीब करीब आपके पास यही ऑप्शन बनती है, विच इज़ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या किया, मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स थी, मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ किया, नंबर ऑफ वेव्स जो कि 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होती हैं उसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। सो 25 जब 30 को मैं इधर लेकर आया तो मेरे पास टाइम आ गया विच इज़ 0.83 सेकेंड्स, और उसके बाद मैंने वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करके उसकी वेलोसिटी निकाली। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 8 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। इसमें अगर आप देखो हमने जो रिलेशन डिस्कस किया था वेव मोशन में, उसमें हमने रिलेशन देखा था वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, विच इज v इज इक्वल टू f लैम्डा। सो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपस में डिपेंडेंट हैं, ये आपस में एक दूसरे के, ठीक है। अगर एक चीज़ को चेंज करेंगे तो बाकी चीज़ें भी चेंज होंगी। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। सो स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये तो डिपेंडेंट है तीनों एक दूसरे के, उस फॉर्मूले से हमें ये चीज़ पता चली। जो नई चीज़ डिपेंडेंट वो बच जाता है ऑप्शन सी, विच इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉल, ये जो इनमें कैरेक्टरिस्टिक वेव की जो इंडिपेंडेंट हैं
उनमें क्या आ जाएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड, बाकी सारी एक दूसरे के डिपेंडेंट है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। लास्ट 9th MCQs, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज, अभी मैंने बताया क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो करेक्ट ऑप्शन इसकी बनती है ऑप्शन बी, एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। MCQs आपके कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब नोट्स में हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा MCQs भी दिए हैं, हर टॉपिक में से कुछ MCQs निकाल कर। वैसे तो आप खुद भी हर टॉपिक में से MCQs निकाल सकते हो, अभी आप क्योंकि अभी घर में ही हो तो आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा ईजी है, आप रीड कर कर भी, और अगर आपने सारी वीडियो सुनी और लेक्चर को देखा है और बाद में बुक को भी देखा है तो आपने ज़रूर MCQs बनाए होंगे। अब यहाँ पर कुछ MCQs पेज नंबर 1 अगर मैं नोट्स का खोलूँ, कुछ MCQs आपको दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले नाम लिखा हुआ है यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट है, द करेक्ट ऑप्शन इज मार्क्ड इन बोल्ड वर्ड्स। ठीक है, ये जितने भी MCQs बने हुए हैं इनके जो करेक्ट ऑप्शन है उनको हमने क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। जैसे अगर मैं पहला MCQs पढ़ूँ, अ बॉडी इज सेड टू बी डैश इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिसे बोल्ड किया है। अब मैं यहाँ आपको सारे MCQs नहीं कराऊंगा, ये अब आपके ऊपर है क्योंकि आपके पास सारी वीडियोस चली गई, अब आपने भी थोड़ा सा काम करना है। आपने ये सारे MCQs को देखना है और अगर इनमें कोई ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में आपको कोई इशू आता है तो आप जो वीडियो के एंड पे एकेडमी या स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज या इमेज भेजकर अपनी कन्फ्यूजन को पूछ सकते हैं। अब मैं मूव करूंगा रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ। आप अगर पेज नंबर 2 पर आएँ, पेज नंबर 2 पर हमारे पास है शॉर्ट एंड रिव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये मैं इतनी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये टॉपिक के साथ साथ मैंने बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बस हम इन्हें रिव्यू करेंगे, मैं बस आपको हल्का सा हिंट दे दूँगा कि ये यहाँ से है और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स पेज नंबर 2 को देखें, व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसकी क्या आएगी यहाँ पर डेफिनेशन, और साथ में ये यहाँ पर इसलिए पूरा नहीं लिखा गया ताकि आप लोग खुद इस चीज़ को आगे पूरा करो, क्योंकि मैंने 9th क्लास में आपको ये चीज़ बताई हुई है कि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर डिफ़ाइन आ जाए तो डिफ़ाइन के साथ कोई अगर फिज़िकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट आएगा, अगर कोई प्रोसेस है या कोई मैकेनिज़्म है तो उसके साथ उसकी एग्जाम्पल आएंगे। सो ये चीज़ें अब आपने खुद यहाँ ऐड कर, हमने सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन आपको लिख के दे दिया है, लेकिन उसके साथ आपने एग्जाम्पल भी पेपर में जब सॉल्व करना है तो एग्जाम्पल भी लिखनी है। इसमें जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ जाएगी। क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM इज़ टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement of the body। ठीक है, एक्सेलरेशन ले लो या फोर्स, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही चीज, यानी कि वो आपस में उनका क्या है, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये मैं चीज़ बहुत अच्छी तरह आपको तीनों एग्जांपल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो ये डेफिनेशन आ जाएगी और साथ में 3 एग्जांपल्स लिख दोगे, मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल। Question number 2, define time period of a simple pendulum, on what factor does it depend। यहाँ टाइम पीरियड की डेफिनेशन आ जाएगी। क्या था टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था कि टाइम पीरियड क्या है। अगर यहाँ से बॉब ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, वो पोजीशन A पर आया, फिर वो पोजीशन O पर गया, लेकिन O पर वो रुका नहीं, वो दोबारा इनर्शिया की वजह से पोजीशन B पर गया। ठीक है, और B पर जाकर वो दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स पर एक्ट की और उसने दोबारा वो मीन पोजीशन O पर आ गया। तो ये उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा कि O से A, फिर A से O, O से B, और दोबारा जब वो O पर आ जाएगा तो उसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सो उस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम
पीरियड। इसको मैंने आपको दिखाया भी था कि ये आप पेज नंबर 5 पर भी आपके पास टाइम पीरियड जो साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी कि एक साइकिल उसे कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या है, टाइम पीरियड। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। ये हमने उसके फॉर्मूले से भी देख लिया कि वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा है और वो क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। वो जी क्योंकि सेम है, कांस्टेंट वैल्यू उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जी पर भी डिपेंड करेगा। तब डिपेंड करेगा जब हम अर्थ से कहीं और ले जाकर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जहाँ वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाए। सो वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा, वो मैस और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। सो ये इसका आपके पास आंसर आ गया। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, के जितने हमारे पास साइकिल्स एक सेकंड में वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट करे वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। इसके साथ इसका यूनिट भी आएगा, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अगर डेफिनेशन आएगी तो साथ में यूनिट आपने ज़रूर मेंशन करना है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था उस टॉपिक में भी कि फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और वाइस वर्सा, टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वेव फिनोमिना। वेव इज़ अ फिनोमिना ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पर वेव फिनोमिना की डेफिनेशन आ जाएगी और साथ में एक एग्जांपल, बहुत एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। हमने एक टब में वाटर लिया, पेंसिल डिप की, वो वेव प्रोड्यूस करने की एग्जांपल। हमने एक पॉन्ड ऑफ तालाब पानी का, उसमें स्टोन ड्रॉप करके उसमें वेव्स प्रोड्यूस की। बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस की हमने, तो वो भी साथ इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आए तो आपने उसको लाइन लगा कर लिखना है। एक साइड पर मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन आ जाएगी, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। एक साइड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों की डेफिनेशन आ गई, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल। Water waves, sound waves, these are mechanical waves. Light waves, X-rays, radio waves, these are electromagnetic waves. So दो difference इनके आ जाएंगे। Next, what is ripple tank? Ripple tank is a device used to produce water waves and to demonstrate different properties of water waves like reflection, refraction and diffraction. ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया कि ripple tank क्यों यूज़ होता है, water waves को produce करने के लिए, ताकि हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन अब पहले भी डेफिनेशन डिस्कस हो गई, अब मैं दोबारा नहीं यहाँ पर पढ़ रहा, वही डेफिनेशन आएगी जो कि बुक में लिखी हुई है आपके पास। मैं पॉइंट्स की तरफ जा रहा हूँ, जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि क्या कंडीशंस हैं जिनमें बॉडी एग्जीक्यूट करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 1, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, कि जो बॉडी होगी वो एक फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट। ये सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ये पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया इसको, कि बॉडी एक फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेगी। सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, उसकी फोर्स या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम चीज़ पढ़ के आए हैं। फ्रॉम द मीन पोजीशन से, that is acceleration will be 0 at mean position while it will be maximum at the extreme position। ये भी जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये बड़े डिटेल से करके समझाया था कि जब मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 4, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी मैंने आपको रीज़न बताई थी, क्योंकि मीन पोजीशन पे जाकर उस पर इनर्शिया एक्ट करना शुरू हो जाता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो इसमें उल्टा है, जहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, जहाँ एक्सेलरेशन कम वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा।
सो ये 4 पॉइंट्स आपके आ गए। नेक्स्ट, थिंक ऑफ सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें आपके पास मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्योंकि उसमें भी पेंडुलम लगा होता है, तो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ अ कार, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर ऑफ कार को भी हमने डिस्कस किया, उसकी भी ऑसिलेशंस को डिस्कस किया, वो भी क्या है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद आ जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी सेम यही फिनोमेना अप्लाई हो रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि जितना वो उसकी स्ट्रिंग को हम डिस्प्लेस करते हैं उतनी उस पर आपके पास उतनी अमाउंट पे फोर्स प्रोड्यूस होती है। सो ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल। नेक्स्ट, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। इसमें सबसे पहले डैम्प्ड ऑसिलेशंस की डेफिनेशन, वो जो हमने डिस्कस की थी, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, अगर हम आइडियल डिस्कस करते हैं सिस्टम तो उसको हम फ्रिक्शन लेस कंसीडर करते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल केस और द रियल सिचुएशन, द फ्रिक्शन वी कांट एलिमिनेट द एलिमेंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करेगी, वहाँ पर प्रेजेंट होगी और उन ऑसिलेशंस को क्या कर देगी, डैम्प कर देगी, ठीक है। सो प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये अब हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर गए, पेज नंबर 3। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। रिटार्ड्स का मतलब क्या होता है, उनमें रुकावट डाल देती है मोशन में। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस, कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस होती है। ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे सिंपल पेंडुलम वाला स्कूल में आकर, तो आप देखोगे कि कुछ जब आप उसे छोड़ोगे, बॉब को डिस्प्लेस करोगे, कुछ टाइम के बाद बॉब रेस्ट पर आ जाएगा। क्यों रेस्ट पर आ जाएगा, जो एयर फ्रिक्शन है वो उसके मोशन को डैम्प कर देगी और इवेंचुअली वो कहाँ पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी उसकी कम होती जाएगी टाइम के साथ साथ। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मोशन एज शोन इन फिगर। ये फिगर मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन की थी जब पढ़ाया था कि डैम्पिंग के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है, इसको अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ, डैम्पिंग के साथ साथ जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये एम्पलीट्यूड यहाँ इसका ये है, टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जो ऑसिलेशंस हैं वो क्या हैं, डैम्प्ड हैं। यहाँ टाइम होता है हमारे पास और यहाँ हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, जिसे हम एक्स नॉट से शो करते हैं। सो टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। इस क्वेश्चन में ग्राफ की मदद से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव, elaborate the difference between mechanical and electromagnetic waves, give examples of each। इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि पहले भी आ चुका है। वेव की डेफिनेशन और मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंस लिखना आपने विद द एग्जांपल्स, ये हम पहले भी डिस्कस कराएं। सो अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। 11, डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। अब यहाँ भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ भी आप लाइन लगाकर एक जगह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन लिखोगे, जहाँ पर इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ द मीडियम विल बी द मोशन ऑफ द वेव, यानी कि जिस आपके पास जिस डायरेक्शन में आपके पास पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे उसी डायरेक्शन में आपके पास वेव ट्रेवल करेगी। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, along the direction of propagation of wave. The waves produced on a spring slinky placed on a smooth floor or a long bench are the example of longitudinal waves. In case of transverse waves, the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of waves. ये भी हम डिस्कस करके आ गए हैं पीछे अच्छी तरह से। So examples of transverse waves are water and light waves. Next, derive a relationship between velocity, frequency and wavelength of a wave. Write a formula relating velocity of a wave to its time period and wavelength. अगर आप पिछले, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, अगर आप लेक्चर नंबर 6 पे जाओ, ठीक है, उसमें मैंने एक टॉपिक करवाया था, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव।
उस टॉपिक को जब आप जाकर देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बुक से भी बता देता हूँ, पेज नंबर 11 अगर आप बुक का ओपन करो, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये सारा जो डेरिवेशन उस दिन हमने की थी वो इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगी। नेक्स्ट, waves are the means of energy transfer without transfer of matter. Justify this statement with the help of simple experiment. ये भी हम उस दिन वेव्स ऐसे कैरी ऑफ एनर्जी में इसको डिस्कस करके आ गए हैं। इसके आंसर में आप कौन सी एग्जांपल लिखोगे? वो जो हमने पॉन्ड ऑफ वाटर की, पानी के तालाब की हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, जिसमें हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया था और हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, और एनर्जी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, लेकिन एनर्जी को वेव की फॉर्म में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की डायरेक्शन में। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन, व्हेन वेव्स रीच द कॉर्क इट विल मूव अप एंड डाउन along with the motion of water particles by getting energy from the waves। जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें हमारे पास क्या था? उसमें हमने इस तरह यहाँ हमारे पास हमने स्टोन को ड्रॉप किया था, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई थी और आगे हमने इसी तरह एक कॉर्ड को रख दिया था। जब वो यहाँ पर पहुँचा था तो उसने अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट कर दी थी। क्यों स्टार्ट कर दी थी? क्योंकि इस पॉइंट पर जो वेव्स थी उन्होंने एनर्जी इस कॉर्ड को ट्रांसफ़र कर दी और वो उसने वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन अप एंड डाउन स्टार्ट कर दी। It will move up and down along with the motion of water particles by getting energy from the waves. Next page, page number 4. This activity shows that water waves, like other waves, transfer energy from one place to another without the transferring matter, that is water. आगे मैंने लिखा भी है, see figure 10.10 from book. आप फिगर को भी देख सकते हो। Next question, explain the following properties of waves with the reference to the ripple tank experiment. ये basically long question है, ठीक है? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर आप नोट्स में आगे आ जाओ पेज नंबर 11 पर, ये सिंपल क्वेश्चन आपके पास यहाँ भी लिखा है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इनका आंसर भी वही होगा जो कल मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह लिखना है, वो सारा लॉन्ग क्वेश्चन इसके आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट, last question, does increasing the frequency of a wave also increases its wavelength? If not, how are these quantities related? वो कह रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी वेव की इंक्रीज़ कर दें तो क्या उससे वेवलेंथ भी इंक्रीज़ होगी? अगर नहीं होगी तो कैसे ये आपस में इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम रिलेट करेंगे? अब पहले हम देखेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या वेवलेंथ भी बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ये है कि आप 1 सेकेंड के अंदर ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है? इसका अगर हम देखें तो एक सिनेरियो है, मैंने ये वेव प्रोड्यूस की, एक वेव 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है? एक ये सिनेरियो है मेरे पास। एक सिनेरियो मेरे पास ये है, मैंने 1 सेकेंड के अंदर ये ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस कर, ठीक है? अगर आप फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो जो वेव लेंथ है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास वेव लेंथ है, इसको अगर मैं इस तरह करके आपको दिखाऊं तो ये इस केस में आपके पास ये वेव लेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल एक वेव प्रोड्यूस की है, इसको मैं कहता हूँ मैंने एक वेव प्रोड्यूस किया 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने इसी तरह 2 वेव्स को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, या ज़्यादा वेव्स को प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन टाइम उतना ही है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर मैंने 2 या 3 वेव्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है? अब आप देख सकते हो कि वेव लेंथ क्या हो गई है उसी टाइम के दौरान, टाइम सेम ही है 1 सेकेंड, लेकिन जब ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हुई तो वो क्रस्ट क्या हो गई? शॉर्टन हो गई, जिसकी वजह से वेवलेंथ भी क्या हो गई? रिड्यूस कर गई। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यही यहाँ पर लिखा है, द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव आर रिलेटेड व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मोर वेव क्रस्ट विल पास अ फिक्स पॉइंट
ईच सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रस्ट एक फिक्स पॉइंट पर मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है ना हमारे पास, तो एक सेकेंड के अंदर आप देखो तो यहाँ 3 क्रस्ट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जबकि वहाँ पर एक सेकेंड के अंदर 2 क्रस्ट प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। वहाँ एक सेकेंड के अंदर दो क्रस्ट हुई, यहाँ 3 क्रस्ट हुई, जिसकी वजह से क्रस्ट ज़्यादा होने की वजह से वेवलेंथ भी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। सो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस द वेवलेंथ, दैट मीन्स द वेवलेंथ शॉर्टन्स, सो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज वेवलेंथ डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे वेवलेंथ बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ कम हो जाएगी। बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आपके रिव्यू क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पर हम जो मूव कर रहे हैं वो हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी आपने अच्छी तरह देखना है, ये भी आपके पास बोर्ड में एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगर आप देखो इफ़ क्वेश्चन नंबर अगर देखें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बुक में भी मेंशन है 10.1, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। वो कह रहा है कि अगर तो हम जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है उसको डबल कर दें तो टाइम पीरियड पर क्या चेंज आएगा, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर मैंने जब फॉर्मूला लिखा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, ठीक है। सो अगर आप इसको देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है हमारा 2 पाई अंडर रूट L ओवर G सिंपल पेंडुलम का। अब वो कह रहा है कि लेंथ को आप क्या कर दो, लेंथ को आप डबल कर दो। जब लेंथ को मैं डबल कर दूंगा तो जो L होगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल हो जाएगा, 2L के, ठीक है। जब L 2L के इक्वल हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर दूंगा। जब मैं यहाँ वैल्यू को इंसर्ट करूँगा, इसको मैं यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ, L इज इक्वल टू 2L। जब L 2L के इक्वल हमारे पास हो जाएगा फिर क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, T विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अब L की जगह यहाँ क्या पुट होगा, क्योंकि जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ हमारे पास डबल हो गई है, सो लेंथ विल बी इक्वल टू 2L ओवर G, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स परफॉर्म करूँगा, मैथ के कुछ ऑपरेशंस, मैं 2 को कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। अब फर्स्ट जब टाइम पीरियड था उसको मैंने कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया, अब टाइम पीरियड थोड़ा चेंज हो जाएगा कि लेंथ चेंज किया तो उसको मैं T डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो T डैश विल बी 2 पाई अंडर रूट 2L ओवर G। T डैश मैं 2 को बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ, जब मैं 2 को बाहर कॉमन निकालूंगा तो वो अंडर रूट भी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 पाई अंडर क्या बच जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 को जब बाहर निकाला है वो यहाँ से अंदर, जब किसी भी चीज़ को आप कॉमन निकालते हो तो बेसिकली वो अंदर डिवाइड करते हो उसको आप, सो वो कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब अगर आप इसको देखो, इसको मैं आपको दूसरे मार्कर से शो करता हूँ, अगर ये वाला पोर्शन आप देखो इस इक्वेशन में तो ये किसके इक्वल है, ये टाइम पीरियड के इक्वल है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया टाइम पीरियड। सो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इक्वेशन को जिस तरह बन जाएगी T डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, T, कैपिटल T। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूँ, अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूँ सिंपल पेंडुलम की, तो जो मेरा टाइम पीरियड है वो अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप इसको अंडर रूट 2 टाइम्स को करो तो अंडर रूट 2 की अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालो तो वो बनती है हमारे पास 1.41। सो इसकी जगह आप यहाँ 1.41 भी लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू 1.41 इंटू टी, यानी कि अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो मेरा टाइम पीरियड 1.41 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा पहले के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो था मेरा टाइम पीरियड पहले 2 सेकेंड्स था, ठीक है,
पहले टाइम पीरियड मैंने 2 सेकेंड्स था और लेंथ मेरी 2 मीटर थी, मैंने लेंथ को डबल कर दिया, मैंने लेंथ को 4 मीटर कर दिया, तो जो मेरा टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, वो पहले टाइम पीरियड के 1.41 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1.41 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वो मेरे पास आंसर आएगा नए टाइम पीरियड का। सो यहाँ भी वही लिखा है मैंने, इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाय √2t टाइम्स। सॉल्व किया है, इफ़ l इज इक्वल टू 2l देन उसी तरह जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया, एंड पर आंसर निकला t डैश इज इक्वल टू √2t। आप एंड पे लिखोगे कि इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड द टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाय 1.41 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल t। नेक्स्ट 10.2 a ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion of the ball is simple harmonic motion? वो कह रहा है कि एक बॉल है, उसको आप सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हो। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, रबड़ की या कोई बॉल लेकर जो आप उसे कर रहे हो, फेंक रहे हो किसी खास हाइट से, तो वो बाउंस कर रही है, उससे लगने के बाद ज़मीन से वो बाउंस कर रही है। अब वो कह रहे हैं ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो ये हमसे पूछ रहे हैं। अब हम बताते हैं वो है कि नहीं। अब इसको अगर आप देखें, नो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इन केस ऑफ अ बाउंसिंग बॉल व्हेन इट हिट्स द फ्लोर देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। वो ये कह रहा है कि अगर हम इसको आगे देखें, व्हेन इट हिट्स द फ्लोर देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। Also, acceleration due to gravity remains the same, while for simple harmonic motion, acceleration should vary at different points during the motion of a body. अब बात इसमें यह है कि जब आप उसे फेंकोगे बॉल को, वो बाउंस करके आएगी तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी। जब वो बाउंस करके ऊपर जाएगी वो फिर नीचे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाएगी। और जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो कांस्टेंट एक वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पढ़ते हैं कि जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द सिस्टम चेंज होती है। उसकी वैल्यू मीन पोजीशन पे कोई और, एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई और। इस केस में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही विद द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन वही है जो 9.8, जो कि ग्रेविटी की फोर्स उस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है। सो इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल व्हेन इट हिट्स द फ्लोर देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स। कोई रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं है ऐसी जो कि उसको वापस उसकी तरफ ला रही है, ऑपोजिट टू द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब वो बाउंस हो रही है बॉल, आप उसे नीचे फेंक रहे हो और वो जब ऊपर आ रही है, ठीक है, सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जब वो तय करिए, जब आप उसे छोड़ रहे हो तो वो अंडर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, इसे मैं छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा, ये जब नीचे गिरेगा तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरेगा। हम क्या करते थे, जब हम पेंडुलम की एग्जांपल जब हमने डिस्कस की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वहाँ जब हम बॉब को डिस्प्लेस करते थे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती थी उस पर, जो वापस उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती थी। लेकिन इस केस में जो आप ड्रॉप कर रहे हो तो कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि उसके वापस उसको लेकर आए, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट कोई फोर्स हो। सो इसलिए बाउंसिंग ऑफ अ बॉल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। Next, a student performed 2 experiments with the help of simple pendulum. She used 2 bobs of different masses by keeping other parameters constant. To her astonishment, the time period of the pendulum did not change. Why? वही बात आगे जो हमने MCQs में डिस्कस की थी, वहाँ में क्या कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहा है सिंपल पेंडुलम के 2 डिफरेंट मैसेज से, ठीक है, और वो कह रहा है कि टाइम पीरियड उनका, वो जो अपना एक रिजल्ट निकाल रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा दोनों केसेस में। जब हम एक मैथ यूज़ कर रहे हैं तब भी वही टाइम पीरियड है, जब हम दूसरा मैथ यूज़ कर रहे हैं तब भी वही टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि क्या इनकी जो वो ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है या नहीं। इनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। ये हम MCQs में भी मैंने आपको बता दिया। सो उनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक है। As we noted, the time period of a simple pendulum is T is equal to 2 pi √L/G.
From this relation, it can be seen that the time period of a simple pendulum depends on the length of the pendulum and acceleration due to gravity. वो किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर. It does not depend on the mass of the pendulum, so her observation is right. Next, what types of wave do not require any material medium for their propagation? इसका आंसर आपको अच्छी तरह पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Which types of wave do not require any material medium for their propagation? ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पर नोट्स में गलती हुई है. नोट्स में हमारे पास मैकेनिकल वेव्स को लिखा हुआ. ठीक है, यहाँ पर आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर लो. ठीक है, अगर आप देखो 10.4 conceptual question, what types of waves do not require any material medium for their propagation? So नोट्स में टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको आप ठीक कर लें. यहाँ लिखा हुआ है मैकेनिकल वेव्स, इनको कट करके कर लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैकेनिकल वेव्स की जगह रख दें लिख दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइक साउंड वाटर वेव्स को काट दें, उनकी जगह लिख लें हीट वेव्स और लाइट वेव्स. डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. ठीक है, सो ये नोट्स में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लें. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक लाइट वेव्स, हीट वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर. व्हाट चेंज अकर्स इन द स्पीड ऑफ द वेव? अच्छा, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कल पिछले टॉपिक में कि जब आपकी जो वेव लेंथ है वो जब आपका वाटर डीप रीजन से शैलो रीजन की तरफ मूव करता है तो क्या होती है? वेव लेंथ रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, जब वेव लेंथ आपके पास रिड्यूस हो जाती है तो उससे वो क्या कह रहा है, इसका अगर आंसर आप पढ़ो, व्हेन वेव्स मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर देयर स्पीड इंक्रीजेज एंड देयर वेव लेंथ डिक्रीजेज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम एज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन. होता क्या है, आपको पता है जो वेव लेंथ होती है उसकी वो रिड्यूस कर जाती है. ठीक है, वेव लेंथ रिड्यूस कर जाती है जब आप डीप रीजन से शैलो रीजन की तरफ मूव करते हो. ठीक है, उसके साथ साथ आपकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. डीप रीजन में स्पीड जो है आपकी वो आपकी कम होती है और जब आप शैलो रीजन की तरफ मूव करते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है लेकिन वेव लेंथ आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ठीक है, सो बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम. मैंने एक चीज़ पिछले लेक्चर में भी बताई थी आपको कि जो डायग्राम से एक्सप्लेन की थी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ वेव सेम ही प्रोड्यूस होती हैं लेकिन उनकी वेव लेंथ क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. फ्रीक्वेंसी जिस सोर्स से हम जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी से वेव ने प्रोड्यूस होना है लेकिन वेव लेंथ कम हो जाती है और स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है एज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन विच इज़ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है, सो यहाँ आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, रिव्यू क्वेश्चंस और MCQs जो हैं वो कंप्लीट हुए. नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर. न्यूमेरिकल्स करने का तरीका ये होगा कि इस जो आपके चैप्टर हैं इसमें टोटल 10 न्यूमेरिकल्स हैं. 10 के 10 मैं आपको नहीं करवाऊँगा, मैं आपको इसमें से 10.1, 10.2, 10.5, 10.7, 10.9 और 10.10 कराऊंगा. बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि 4 में नहीं करवाऊंगा उनके मैं फार्मूलाज आपको बता दूंगा, वो सेम ही होंगे जो हम यहाँ क्लास में सॉल्व करेंगे. तो वो न्यूमेरिकल्स आपने ख़ुद से घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है उनकी. अगर कोई इसमें इशू हो तो उसी तरह आप वीडियो के एंड पर जो व्हाट्सएप नंबर आता है आपको एकेडमी का या स्कूल का, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज या इमेज भेज कर पूछ सकते हो. सबसे पहले हम मूव करते हैं, आप पेज नंबर 17 निकाल लें अपनी बुक का, न्यूमेरिकल नंबर 10.1. द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 seconds. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 इक्वेशंस यूज़ होनी हैं जो कि हम चैप्टर में पढ़ कर आए हैं. एक इक्वेशन जो हम टाइम पीरियड की स्टडी कर आए हैं, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो कि क्या थी? t इज़ इक्वल टू 2π√L/g. पहले कुछ न्यूमेरिकल्स में, पहले 3-4 न्यूमेरिकल्स में हमारे पास यही फार्मूला यूज़ होना है, बस हमने उस फार्मूले की रीअरेंजिंग करनी है जिससे हमें वैल्यूज़ मिलेंगे. दूसरा फार्मूला है वेव इक्वेशन.
जो कि हमने पढ़ी थी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वाले टॉपिक में, जो कि क्या थी, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। सो यही वे जो इक्वेशंस हैं दो, यही हमारी पूरे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। न्यूमेरिकल नंबर 10.1, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका उसने हमें टाइम पीरियड बता दिया, वो क्या है, 2 सेकेंड्स। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। वो कह रहा है अर्थ पर, प्लैनेट अर्थ पर आप इसकी लेंथ बताएं क्या होगी। दूसरा पार्ट है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़ gm इज़ इक्वल टू ge डिवाइडेड बाई 6 वेयर ge इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका पता है, 9th क्लास में भी मैंने आपको बताया था, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि न्यूमेरिकल करने का क्या तरीका होता है। न्यूमेरिकल जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन होती हैं वो हम लिख लेते हैं। अगर आप इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो फर्स्ट न्यूमेरिकल की, तो हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है, और मैंने आपको जैसे टाइम पीरियड के टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था कि टाइम पीरियड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल टाइम जो कि हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड इज़ द टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि मैंने यहाँ किया। इसलिए बच्चे गलती करते हैं जब वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस टाइम पीरियड को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है। लेकिन आपने इसको किससे शो करना है, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स। जैसे कि आपको पता होगा 9th में भी मैंने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया था कि अगर आपका न्यूमेरिकल का आंसर गलत होगा तो मैं आपको आधे नंबर दे दूंगा क्योंकि आपने स्टेप्स किए होंगे। लेकिन अगर यूनिट की आपकी मिस्टेक होगी तो फिर चाहे आंसर सही भी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ आपने निकाली है 2, अब क्या 2 क्या, उसमें 7 आपको यूनिट लिखना पड़ेगा उसका, कि क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ या जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनका कोई ना कोई यूनिट होता है जिससे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यूनिट भी आपने साथ साथ गिवन में भी लिखना है, और जब आप सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे तब भी आपने यूनिट लिखना है। सबसे पहले टाइम 2 सेकेंड्स है हमारे पास। उसके बाद वो कह रहा है कि उसकी लेंथ निकालनी है हमने मून पर और लेंथ निकालनी है अर्थ पर, ठीक है। अब g की वैल्यू उसने हमें अर्थ की तो g की वैल्यू पता है क्या होती है, इसको मैंने g e से शो किया, ठीक है। g e इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें पता है ये वैल्यू। वो कह रहे हैं जो जी एम है उसका उसने हमें फॉर्मूला बता दिया है, वो है जी ई डिवाइडेड बाय 6। यानी कि अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ को डिवाइड कर दोगे 6 पे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। सो उसने फार्मूला बता दिया सिंपल, हमने 10 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सारा था हमारा गिवन डेटा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन मून एंड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ। अब सबसे पहले सोल्यूशन उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। सोल्यूशन स्टार्ट जब करते हैं, कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं, सबसे पहले उस फार्मूले को लिखते हैं। जैसा कि आप पढ़ के आए हो टाइम सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक में, हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच इज T is equal to 2 pi under root L over G, where L is the length of the simple pendulum, G is the acceleration due to gravity, 2 is simple constant, pi is simple constant which value is 3.14 और 22/7। अब यहाँ पर हम इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, या आप मैथमेटिक्स में चीज़ें करते रहते हो जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो कि आपने जो चीज़ आपको रिक्वायर हो उसी हिसाब से आप इक्वेशन को क्या करते हो, यू हैव टू अरेंज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज एंड द वैल्यूज विच आर रिक्वायर्ड इन द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो हियर वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L। सो वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें L को लेंथ को एक साइड पर रखना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पर रखना पड़ेगा। सो taking square on both sides, to eliminate the square root from L over G we have to take the square on both sides because the square will cancel out the square root. So taking square on both sides, the equation will become t square is equal to 4 pi square Lm over Gm. Now
अब हम क्या करेंगे, अब हम g को उधर ले जाएंगे और 4π² को भी लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो gm वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, 4π² वहाँ जाकर डिवाइड, तो हमारे पास एक साइड पर क्या आ जाएगा, lm को मैंने सॉल्व किया, वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे रहा हूँ, साथ साथ जब मैं आपको समझा रहा हूँ आप पहले इसको समझ लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये एक वीडियो फॉर्म में आ रहा है। पहले आप इसको आराम से न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद वीडियो गए आपको आसानी है, आप इसको रिवाइंड भी कर सकते हो। तो अगर आपने इसको नोट करना हो तो आप रिवाइंड करके एक दफ़ा पहले सुन लो, फिर दोबारा वीडियो देखकर उसको नोट कर लो, या जिस तरह भी आपको ईजी हो। अगर आपकी स्पीड है आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो, तो आप साथ साथ नोट भी कर लो, ठीक है। आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, कोई इनमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, सिंपल फार्मूलाज का यूजेज है। सो lm मैंने वैल्यूज़ पुट की, मैंने टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए पहले ही यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर आंसर निकाल लिया। आंसर आ रहा है मेरे पास 0.168 मीटर, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन मून। देखिए मैंने यहाँ पर यूनिट भी साथ लिखा हुआ है। अगर आप बुक से इसको देखो तो बुक में जो इसका आंसर है वो है सेकंड में लिखा हुआ है। पहले उसने बेसिकली अर्थ की पूछी थी, लेकिन मैंने यहाँ पहले मून की निकाल लिया, तो इसमें सेकंड आंसर है आपके पास 0.17 मीटर। अब 0.17 क्यों, आपको पता है वो राउंड ऑफ वाला रूल यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि आगे इसके 8 है, ठीक है। और अगर आपको पता है 5 या 5 से अगर आपके पास बड़ा नंबर हो आगे, तो पिछले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो या 0.168 मीटर आंसर, या फिर बुक में उसने लिखा हुआ है 0.17 मीटर, दोनों लिख सकते हो, कोई इशू नहीं हो इसमें, ठीक है। वो राउंड ऑफ होकर उसमें पिछले 6 में हमने एक टर्म ऐड कर दिया, तो बन गया 0.17 मीटर। अच्छा, हमने क्या कर लिया, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन मून। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ। The formula is same as that of length of simple pendulum on moon, but the value of g will change. In case of moon, the value of g was 1.66 meter per second square, which was represented by gm. Now the value of the g on earth will be represented by ge, and its value is 10 meter per second square. The other values are same, time period will be the same, 2 and 4π² also will be the same. Here by doing some calculations, we find out the value of length of the simple pendulum on earth, which is 1.014 मीटर। 1.102 मीटर लिखा हुआ है, अगर आप 1.014 मीटर भी लिख लोगे, करीब करीब है आपका आंसर, तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आगे सेम फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको जल्दी भी समझाऊंगा, ठीक है। सो अगर तो आपकी स्पीड है तो आप साथ साथ नोट करते रहो, वरना एक दफ़ा वीडियो देखकर समझकर दोबारा आप वीडियो देखकर इसको नोट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड न्यूमेरिकल। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड न्यूमेरिकल, पेज नंबर 17, न्यूमेरिकल नंबर 10.2। इसे रीड करते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। जो मून पर आपके पास जो या स्पेस में आपके पास लोग जाते हैं, ठीक है, रिसर्च वगैरह करने के लिए, या स्पेस में जाते हैं मुख्तलिफ प्लैनेट्स में, उनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड्स। उसने हमें लेंथ बता दिया है, उसी तरह मैंने लिखा, सबसे पहले उसने हमें लेंथ बता दी कितनी है, 0.99 मीटर। उसके बाद उसने हमें कह दिया द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पीरियड या टाइम पीरियड एक ही बात है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 seconds, so the time period is 4.9 seconds. What is the value of g on the surface of the moon? अब वो कह रहा है कि इस surface of moon पर g की वैल्यू क्या होगी। So the required quantity is the value of g. So we will start our solution. First we will write the formula of time period, which is T is equal to 2 pi under root Lm over Gm, where Lm is the length of the simple pendulum on moon and Gm is the acceleration due to gravity on moon. हमने क्या फाइंड करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है Gm की। सेम प्रोसीजर एज इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, पहले न्यूमेरिकल में मैंने लिख दिया, लेकिन आपने इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
So the equation will become t square is equal to 4 pi square lm over gm. Now what is required? The value of gm is our required value. So gm को हम उधर ले जाएंगे और t square को इधर शिफ्ट कर देंगे, वो यहाँ आकर डिवाइड. सेम प्रोसीजर, वैल्यूज पुट करेंगे. lm 0.99, t 4.99 और पाई और उसकी वैल्यू 4 कांस्टेंट है वो आप पुट कर लोगे. सो बाय डूइंग दीज कैलकुलेशंस द वैल्यू ऑफ gm इज 1.626 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू और फाइनल आंसर इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सेम न्यूमेरिकल, बस क्या था वहाँ हमें लेंथ रिक्वायर्ड थी, यहाँ हमें जी रिक्वायर्ड थी. फार्मूला सेम था, बस अगर आप मैथ्स की नॉलेज को इस्तेमाल करो, रीअरेंज करना है इक्वेशंस को, बहुत इजी है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो. अच्छा, अब नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 10.3 और न्यूमेरिकल 10.4. ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके जो हैं ये सेम है, इसी तरह जैसे हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स किए. मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ. फाइंड न्यूमेरिकल 10.3 पेज नंबर 18. न्यूमेरिकल नंबर 10.3, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून. वो कह रहा है आपने टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का निकालना है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसे प्लेस किया गया है अर्थ पर और मून पर. आपने दोनों जगह टाइम पीरियड्स निकालने. द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ. 1/6 का मतलब क्या है कि जितनी अर्थ पर वैल्यू है वैल्यू ऑफ जी की, जो कि हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखी थी 1/6, यानी कि उसको डिवाइड किससे कर दोगे आप 6 से. सेम वही प्रोसीजर है, बस उसने वर्ड्स को थोड़ा चेंज किया. वहाँ उसने फार्मूला दे दिया था, यहाँ उसने वर्ड्स में बता दिया है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ. सो सेम प्रोसीजर आप करोगे, 10 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जी एम की वैल्यू आ जाएगी. जी ई की वैल्यू आपको पहले ही पता है. लेंथ उसने आपको दे दी है जो कि क्या है 1 मीटर. ठीक है. अब आपके पास लेंथ भी है, आपके पास जी भी है, दोनों प्लैनेट्स की, मून की भी अर्थ की भी, दोनों पे लेंथ सेम ही है. एक ही पेंडुलम अर्थ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही से मून पर. फर्क क्या है दोनों की वैल्यू ऑफ जी में. सो ये आप फॉर्मूला यूज करोगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो आपके पास दोनों टाइम पीरियड्स आ जाएंगे. सिंपल सा है, इसमें रीअरेंजिंग भी नहीं है, डायरेक्ट सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल आपके ऊपर छोड़ दिया, आप इसको सॉल्व करो. पहले अर्थ पे निकालोगे वैल्यू जिसमें जी की वैल्यू 10 होगी, और फिर मून पे निकालोगे जिसमें जी की वैल्यू 1.66 होगी. लेंथ दोनों केस में क्या रहेगी 1 मीटर. सो ये न्यूमेरिकल आपने कर लेना, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. नेक्स्ट 10.4, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स. अब अगर आप गौर से आपने लेक्चर सुने हो, ठीक है, और बाद में उनको पढ़ा हो बुक से, तो आपको इस लाइन का मतलब समझ आ जाएगा. क्या कह रहा है, दोबारा इसको रीड करते हैं. अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स. एक वाइब्रेशन वो 2 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है. कभी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जितने टाइम में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेटिंग बॉडी. सो उसने यहाँ ये नहीं कहा द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स, बल्कि उसने कॉन्सेप्ट को देखने के लिए वर्ड्स चेंज कर दिए कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स. है ये 2 सेकेंड्स टाइम पीरियड ही, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसने यहाँ पर वर्ड्स को चेंज कर दिया. सो टाइम पीरियड इसमें क्या है हमारे पास 2 सेकेंड्स. कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब g जब 10 है तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कहाँ परफॉर्म हो रहा है, एक्सपेरिमेंट अर्थ पर परफॉर्म हो रहा है. सो आपके पास टाइम है, आपके पास g है, आपने लेंथ निकालनी है. सेम उसी तरह जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने किया था. फर्स्ट न्यूमेरिकल में लेकिन एडिशन क्या थी, हमने मून पर भी निकालनी थी. यहाँ हमने सिर्फ एक लेंथ निकालनी है जो कि अर्थ पर ही है, क्योंकि वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा, इसी तरह रीअरेंजिंग होगी और L की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे. टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है आपके पास 2, और लेंथ आपने निकालनी है, जी आपके पास है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. सेम वही आंसर आएगा जो इसका आया था, क्योंकि टाइम पीरियड उस न्यूमेरिकल में भी 2 था और इस न्यूमेरिकल में भी टाइम पीरियड 2 है, तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा 1.014 मीटर. ठीक है.
जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो उसके आंसर में 1.02 मीटर लिखा हुआ है। सो 10.3 और 10.4 आपने कर लेने अच्छी तरह से, मैंने बता भी दिया है कि ये फार्मूला लगना है, बस अब आपने कैलकुलेशंस कैलकुलेटर की मदद से करनी है और कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 10.5 को पढ़ते हैं। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। वो कह रहा है एक पॉइंट से अगर 100 वेव्स पास करती हैं कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में, तो वो कह रहा है बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस वेव की और उस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। नेक्स्ट कहता है इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब वो कह रहा है कि वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर हो गई है, आप वेव स्पीड को निकालें, ठीक है। अब उसने 3 चीज़ें पूछ ली हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखो तो उसने हमें बता दिया कि जी नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं और कितने टाइम में ट्रैवल कर रही हैं जी, 20 सेकेंड्स में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी निकालो और टाइम पीरियड निकालो, ये फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है। सेकंड वो कह रहा है अगर वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो वेव स्पीड क्या होगी, विच इज v, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ऐसा यूनिट में गिवन नहीं है लेंथ, वेव लेंथ, आप इसको ऐसा यूनिट में क्या करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने, आप 9th में भी करके आए हो, 100 से डिवाइड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 0.06 मीटर। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी। सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second is called frequency of the wave. So अगर मैं फ्रीक्वेंसी के फार्मूला को लिखूं तो बनेगा नंबर ऑफ वेव्स एक खास पॉइंट से पास आउट कर रही हैं डिवाइडेड बाय द टाइम, कितने टाइम में वो पास आउट कर रही हैं। यही होती है ना फ्रीक्वेंसी कि कितने टाइम में कितनी वेव्स पास आउट कर रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की। सो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स भी गिवन है विच इज़ 100 and the time is also given which is 20 seconds. So by using this formula we will calculate the frequency of the wave which is number of waves divided by time, 100 divided by 20, the answer will be 5 hertz. The unit of frequency is hertz. उसको साथ लाजमी मेंशन करना है वरना नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट, पहला हमने जो अपना रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी वो फाइंड आउट कर ली। नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वांटिटी विच इज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हमने बहुत ज़्यादा जिक्र किया। टाइम पीरियड के फॉर्मूले का हमने कहा फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड एंड वाइस वर्सा। इसी तरह जिस तरह फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो बाय यूजिंग this formula time period is the reciprocal of frequency, just simple mathematics, 1 divided by 5 जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी 5 हर्ट्ज, 1 divided by 5 the answer is 0.2 seconds. So 0.2 seconds is the time period of the wave. हमने रिलेशन पढ़ा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव स्पीड के दरमियान एक टॉपिक में, जो कि रिलेशन क्या था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। पहले भी कल भी हमने ये पिछले जो अभी लेक्चर था उसमें भी हमने वर्क फॉर डे 1 में भी हमने ये फार्मूला MCQs में यूज़ किया था। सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सिंपल फार्मूला, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, लैम्डा 0.06 मीटर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, द वेलोसिटी इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर हमारा 10.5 न्यूमेरिकल भी एंड हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने न्यूमेरिकल नंबर 10.6 की तरफ। बल्कि 10.6 अगर आप देखो, 10.6 को मैं रीड कर रहा हूँ, 10.6 भी बहुत इजी है, मैं इसको रीड करता हूँ। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक, एक वुडन बार है जो कि रिपल टैंक में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। जैसा कि हमने रिपल टैंक में डिस्कस किया था, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स था, मोटर थी, उसको हमने उसके नीचे एक वुडन पेडल रखा हुआ था जो कि वाइब्रेट कर रहा था और जिससे आगे वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, यानी कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर।
अब यहाँ वेवलेंथ दी गई है सेंटीमीटर्स में, सिंपल डिवाइड करोगे 100 से तो आंसर क्या आ जाएगा 0.03 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? सिंपल, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आप 12 को 0.03 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.36 मीटर पर सेकंड। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी आपने खुद करना है। अब हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल 10.7 की तरफ। 10.7 न्यूमेरिकल अगर आप उसकी स्टेटमेंट देखें तो उसमें कहता है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। एक ट्रांसफर वेव है जो कि स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 190 हर्ट्ज़ एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। और जो स्प्रिंग की ओवरऑल लेंथ है, अब इसको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये वेव लेंथ है, वो स्प्रिंग की ओवरऑल लेंथ है। वेव लेंथ होती है वेव की क्रस्ट, कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, ये स्प्रिंग की उसने ओवरऑल लेंथ दी हुई है। सो इसको लेमडा से नहीं शो करेंगे, इसको एल से शो करेंगे जैसे कि वहाँ पर मैंने किया हुआ है। सो द ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज़ 90 मीटर और वेव ट्रेवल कर रही है 190 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से, कितने टाइम में? इन 0.5 सेकेंड्स। सो गिवन क्या है आपके पास? फ्रीक्वेंसी विच इज़ 190 हर्ट्ज़, डिस्टेंस या ओवरऑल जो उसका लेंथ है स्प्रिंग की, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी पूरी वेव, वो क्या है 90 मीटर, और टाइम कितना है 0.5 सेकेंड्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है वो हमसे कह रहा है पार्ट ए में व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव या टाइम पीरियड ऑफ द वेव, बी पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, और सी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट ए, एंड इन पार्ट ए वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। सिंपल वही फार्मूला जो हम पिछले न्यूमेरिकल्स में यूज़ करके आए हैं, टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f 1/190 विच इज़ 0.005, और अगर इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो जो 5 है उससे पहले, क्योंकि 5 और 5 से बड़ा नंबर आगे तो पिछले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, सो इट विल बी 0.01 सेकेंड्स, और आप इसको देख भी सकते हो आंसर क्या है इसका 0.01 सेकेंड। सिंपल फार्मूला, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकेंड हमने क्या निकालना है? सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव। सो वेलोसिटी ऑफ द, अगर हमने वेव निकाल ली, हमसे कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम v इज इक्वल टू एफ लेमडा नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि उसमें हमारे पास लेमडा भी गिवन नहीं है, उसने लेमडा भी हमसे मांगा हुआ है, स्पीड भी हमें पता नहीं। तो उसके जो स्प्रिंग की ओवरऑल डिस्प्लेस या जो वेव की ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगी, जो कि स्प्रिंग की ओवरऑल लेंथ होगी, जो कि वो पूरा कवर करेगी स्प्रिंग पे, वो क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू डी टी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है वेव को ट्रेवल करने में, वो है 0.5 सेकेंड्स। सो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हम वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज 90 मीटर एंड टाइम इज 0.5 seconds. So the answer will be 180 meter per second. So in C part we have to find out the wavelength of the wave. Now we will use the wave equation which is V is equal to F lambda. So हमने क्या करना है? हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी है। लैम्डा के लिए लैम्डा को एक साइड पे, F वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो द फार्मूला विल बी V ओवर F। V इज़ 180 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने पिछले पार्ट में फाइंड आउट की। फ्रीक्वेंसी है हमारी 190 हर्ट्ज। 180 डिवाइड बाई 190, आंसर इज़ 0.947 मीटर। सो 947 आ रहा है, 5 से बड़ा नंबर आ रहा है तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0.95 मीटर। ठीक है, 10.7 न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। इस पर हमने टाइम पीरियड निकाला पहले, फिर वेलोसिटी निकाली वेव की, और एंड पे हमने क्या निकाला? वेवलेंथ। अच्छा, अगर अब आप 10.8 न्यूमेरिकल पर आएँ तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वो आपने खुद करना है, क्योंकि फार्मूला जो है वो सेम ही यूज़ होने। मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। 10.8 में क्या कहता है? वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर वेव एक शैलो डिश में हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं, जिनकी आपके पास वेवलेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। वो आ जाएगी 0.06 मीटर।
At one point, the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. At a rate of, रेट जब भी किसी क्वांटिटी, रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम. किसी भी क्वांटिटी के साथ आए तो वो किससे डिवाइड हो जाती है, टाइम से. वो क्या कह रहा है, एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड. ऑसिलेशंस पर सेकेंड या वाइब्रेशंस पर सेकेंड या वेव्स पर सेकेंड. सो ये पर सेकेंड अगर आ जाए ऑसिलेशंस के साथ तो वो क्या होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. सो जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में उसने वर्ड्स को थोड़ा चेंज करके कॉन्सेप्ट देखना चाहा था, यहाँ भी उसने यही किया कि उसने ये नहीं लिखा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 4.8 हर्ट्ज. उसने लिख दिया कि जो वाटर वेव्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रही हैं विथ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड. सो द 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड विल बी फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f. f इज इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज या ऑसिलेशंस पर सेकेंड. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव. नंबर बी, पार्ट बी, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव. अब आपने स्पीड निकालनी है. आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड और वेवलेंथ भी गिवन है 6 सेंटीमीटर विच इज़ 0.06 मीटर. आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. ठीक है, इसको अगर आप देखो तो 0.06 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 4.8 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.288. 88 है, ठीक है, तो वो 29 बन जाएगा, 8 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 0.29 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स. अब टाइम पीरियड, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी हो तो टाइम पीरियड निकालने का सिंपल एक ही फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल ले लें उस फ्रीक्वेंसी का. सो यहाँ भी यही करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4.8, द आंसर इज 0.208 या 0.21 सेकेंड्स. ठीक है, तो आपके पास टाइम पीरियड भी आ गया. सिंपल है बिल्कुल, दो फार्मूले मैंने आपको बताए, सॉल्व करके भी बता दिया, आपने इसको इजीली कर लेना. नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल 10.9 पे. 10.9 में वो हमारे पास क्या कहता है, 10.9 में वो कहता है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस. उसने आपके पास जो रिपल टैंक की ओवरऑल जो लेंथ है, ठीक है, वो उसने बता दिया कितनी है, 80 सेंटीमीटर. ठीक है, ये वेव लेंथ नहीं है, ये ओवरऑल जो रिपल टैंक में वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी लेंथ है. वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.8 मीटर डिवाइडिंग बाय 100. उसके बाद वो कह रहा है एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर. अब कह रहा है एक वाइब्रेटर है, वो वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है. अब मैंने आपको बताया था जो वाइब्रेटर या जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है वही वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर इज 5 हर्ट्ज. वेवलेंथ उन वेव्स की कितनी है, 40 मिलीमीटर. आप प्रीफिक्सेस 9th क्लास में पढ़कर आए हो, मिली इज 10⁻³ सो एसआई में कन्वर्ट करना है 40 इंटू 10⁻³ मीटर, या 40 को 1000 से डिवाइड कर दोगे वो भी एक ही बात है, 0.04 मीटर. हमने क्या निकालना है, वो हमसे कह रहा है फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक. वो टाइम निकालना है जिसमें जो वेव्स हैं वो टैंक को क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी. ठीक है, उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि टाइम निकालना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है. टाइम निकालने के लिए हम सिंपल वेलोसिटी की इक्वेशन को यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू d/t. लेकिन वहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी भी नहीं गिवन और टाइम भी नहीं गिवन, दो अननोन्स हैं, हम सॉल्व नहीं कर सकते. इसलिए पहले हम वेलोसिटी को निकालेंगे किसकी मदद से, बाय यूजिंग द वेव इक्वेशन विच इज़ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. सिंपल यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू पुट की, 40 इंटू 10⁻³ पुट कर लो या 0.04 पुट कर लो, एक ही बात. 5 इंटू 0.04 आंसर विल बी 0.2 मीटर पर सेकेंड. सो द वेलोसिटी बाय फ्रॉम द वेव इक्वेशन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू d/t. सिंपल ये वाली इक्वेशन, इसमें हमने टाइम निकालना, टाइम उधर चला जाएगा, वेलोसिटी इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, d डिवाइडेड बाय v, 0.8 डिवाइड बाय 0.2 आंसर इज 4 सेकेंड. सो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई. किस तरह, पहले हमने वेलोसिटी निकाली विद द हेल्प ऑफ वेव इक्वेशन एंड देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, एंड द टाइम इज 4 सेकेंड्स. डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट, वरना आपके नंबर्स कट जाएंगे.
लास्ट न्यूमेरिकल, हम इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं अब 10.10. What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz? अब आपने अब आजकल के ज़माने में इतने FM रेडियोज़, क्योंकि अब टीवी का ज़माना आ गया, इतने नहीं सुने जाते. पहले ज़माने में ज़्यादातर रेडियो ही हुआ करते थे. ठीक है, जो आपके पास FM स्टेशन होता है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड स्टेशन. ये फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है. अब ये मॉड्यूलेशन वगैरह क्या है ये आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में जाकर पढ़ोगे. इसमें बस आप ये बात याद रख लो कि FM को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड स्टेशन. ठीक है, आप बेसिकली वहाँ क्या कर रहे हो तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को ट्यून कर रहे हो. तो 103 आपने सुना होगा, 106.2 डिफरेंट चैनल्स हैं, उनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी असाइन हुई हुई है, 103, 106. इसी तरह वो कह रहा है कि आप वेवलेंथ बताएं रेडियो वेव्स की. अब रेडियो वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन, जो कि एक FM स्टेशन से ट्रांसमिट हो रही हैं. उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 90 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, इनको कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मेगा. आप प्रीफिक्सेस में मेगा भी पढ़ के आए हो. मेगा इज 10⁻6 हर्ट्ज, उसने लिखा हुआ भी आगे. वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6. सो फ्रीक्वेंसी इज 90 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज. एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हमने कल MCQs में भी डिस्कस किया था कि द ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास थ्रू अ वैक्यूम विथ सेम स्पीड. ठीक है, सो उनकी स्पीड भी कल मैंने आपको बताई थी क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट भी यही होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी इज 90 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज या 90 मेगाहर्ट्ज. हमने क्या निकाल लिया? हमने वेवलेंथ निकाल ली. ये भी सिंपल वही फार्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, वेव इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. सो बाय यूजिंग V इज इक्वल टू एफ लैम्डा वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ. Velocity will be divided by the frequency. 3 into 10⁸ divided by 90 into 10⁶. The answer will be 3.33 meter. So the wavelength of these radio waves is 3.33 meter. अच्छा बेटा, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है. स्टार्ट हमने लिया, हमने आपको नोट्स भेजे. ठीक है, मैंने आपको बुक से भी पढ़ाया, मैंने आपको नोट से भी पढ़ाया. लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर हमने नोट से डिस्कस किए. मैंने वहाँ हेडिंग्स इसलिए बना दी थी ताकि आपको याद करने में आसानी हो. हमने MCQs डिस्कस किए, एडिशनल MCQs नोट्स में आपको दिए हुए हैं, वो बोल्ड में हैं, उनको आपने देख लेने. ठीक है, रिव्यू क्वेश्चंस अच्छी तरह देख लेने, उनको भी डिस्कस किया. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लाजमी आपने दो अब आपके काम हैं. एक तो आपने जो 4 न्यूमेरिकल 10.3, 10.4, 10.6 और 10.8 ये मैंने आपको नहीं करवाए, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, फार्मूलाज बता दिए. अब ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं. एक ये आपका काम है. दूसरा आपका काम है एग्जाम्पल्स इस चैप्टर की. मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं, अब एग्जाम्पल्स आपने खुद सॉल्व करनी है. एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन बुक में दिए होते हैं. ठीक है, अगर कोई इशू आए उसमें तो आप कांटेक्ट कर सकते हो एकेडमी के नंबर पर, उसको कन्फ्यूजन को क्लियर कर देंगे. इस चैप्टर की अगर आप एग्जाम्पल्स देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल 10.1 पेज नंबर 6, वहाँ पर सिंपल टाइम पीरियड का फार्मूला और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ हुआ है, ये आप इजीली कर लोगे. उसके बाद 10.2 यहाँ पर पेज नंबर 12, यहाँ पर V इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ हुआ है, ये भी आप इजीली कर लोगे. उसके बाद लास्ट है 10.3, वहाँ भी सिंपल V इज इक्वल टू dt और V इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, क्योंकि हमने कुछ न्यूमेरिकल्स में देखे भी. सो आपने क्या करना है, आपने अच्छी तरह से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मोशन ऑफ सिंपल, उसे अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. तीनों एग्जाम्पल्स को, मैं से टेस्ट टू अ स्प्रिंग, बॉल इन अ बाउल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. उसके अलावा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, जिनमें ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल और उनके अंदर क्रेस्ट, ट्रफ, कॉम्प्रेशन, रियर फ्रैक्शन, ये सारा रियर फ्रैक्शन, जो सारी चीज़ें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में और नोट्स में है, उनको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. इस चैप्टर में कोई भी आपको इशू हो, अगर कोई इशू आता है तो आप एकेडमी के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है इसको अपनी क्यूरी भेजें. इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर रख लेंगे जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स को उसमें रिव्यू कर लेंगे. ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.